दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोडक्ट मॉड्यूल के लिए जितने भी टेबल्स ज़रूरत थी वो टेबल्स को क्रिएट कर लिया था और आज हम लोग क्रिएट प्रोडक्ट मॉड्यूल पर वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम लोग को एक कंट्रोलर क्रिएट करना होगा, साथ ही साथ हमें दो मॉडल्स क्रिएट करने होंगे। तो मैं प्रोजेक्ट को टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ। सो ये मेरा प्रोजेक्ट टर्मिनल में मैंने ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर कमांड दूंगा PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर और हमारा कंट्रोलर होगा एडमिन फोल्डर के अंदर प्रोडक्ट कंट्रोलर। ओके, तो हमारा एक कंट्रोलर बन गया। अब हमें एक मॉडल क्रिएट करना है, PHP आर्टिजन मेक मॉडल और हमारे मॉडल का नाम होगा प्रोडक्ट। सो पहला हमारा मॉडल हो गया प्रोडक्ट। हमारा नेक्स्ट मॉडल होगा प्रोडक्ट इमेज, तो प्रोडक्ट इमेज। ओके, तो हमारे पास कंट्रोलर भी हो गया और साथ ही साथ हमारे पास मॉडल्स भी हम लोगों ने क्रिएट कर लिए। हमें जाना होगा ऐप में, HTTP में, कंट्रोलर्स में, और हमारा कंट्रोलर होगा एडमिन फोल्डर के अंदर। तो ये रहा प्रोडक्ट कंट्रोलर। सो क्योंकि हम लोग क्रिएट मॉडल पर वर्क स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर एक मैं मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन क्रिएट। ओके, अब इससे रिलेटेड हमें एक राउट क्रिएट करनी होगी। तो राउट हम लोगों को कहाँ पे मिलेगा, राउट्स के अंदर web.php। सो यहाँ पर ये क्रिएट वाला राउट कॉपी कर लेते हैं, प्रोडक्ट राउट्स। ओके, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा products.create और यहाँ पर कंट्रोलर का नाम होगा प्रोडक्ट कंट्रोलर। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट कंट्रोलर यहाँ पर यूज़ किया है तो उसे ऊपर इंक्लूड करना भी ज़रूरी है। तो ये देखो यहाँ पर इंक्लूड हुआ है, तो आप लोग ऐसे ही करा लेना। ओके, तो अभी चलते हैं वापस से, और साथ ही साथ हमें एक व्यू की ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, एडमिन में, और यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फोल्डर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, create.blade.php। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, सो यहाँ पर अब लिखते हैं b:\extend। तो हमारे पास ये हो जाएगा। और यहाँ पर हमें रिप्लेस करके लिखना है अपने लेआउट का नाम। तो यहाँ पर एडमिन डॉट लेआउट्स और लेआउट्स के अंदर ऐप। ठीक है, फिर यहाँ पर p सेक्शन, तो हमारे सेक्शन का नाम है कंटेंट, जो कि कॉमन रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हमें फिर से लिखना है बी सेक्शन और यहाँ पर हमें लिखना है कस्टम JS। ओके, स्प्लिट को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर क्या था, हाँ कस्टम JS। ठीक है, तो JS के लिए यहाँ पर कस्टम JS सेक्शन। तो अब हमें क्या करना है, हमें जाना होगा अपने HTML वाले प्रोजेक्ट में। तो यह रहा लारावेल एडमिन HTML और यहाँ पर होगा क्रिएट प्रोडक्ट। सो ये रहा क्रिएट प्रोडक्ट। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, हम लोगों को सेक्शन टैग यहाँ पर देखना है। तो ये रहा सेक्शन टैग और एक दूसरा सेक्शन टैग ये रहा। तो हम लोगों को ये पूरा कॉपी करना है यहाँ से। ठीक है, और इसको यहाँ पर सेक्शन के अंदर इस तरह से पेस्ट कर देना है। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट कंट्रोलर में जाना है यहाँ पर और अपने व्यू को कॉल करना है। कैसे कॉल करना है, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा रिटर्न व्यू मेक, इस तरह से, और यहाँ पर हमारे व्यू का नाम है एडमिन डॉट, ये है प्रोडक्ट्स फोल्डर के अंदर क्रिएट। ठीक है, और ये डेटा वेरिएबल को यहाँ पर इस तरह से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, सो हमारा राउट कौन सा है, ये राउट है। तो ये राउट जो है वो कनेक्ट है प्रोडक्ट कंट्रोलर के क्रिएट मेथड के साथ में, और क्रिएट मेथड में मैंने व्यू को कॉल किया है। ठीक है, कौन से व्यू को, क्रिएट व्यू को, जो कि कहाँ है, प्रोडक्ट्स फोल्डर के अंदर। तो ब्राउज़र में जाते हैं यहाँ पर और इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट्स क्रिएट। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्रिएट वाला फॉर्म आ रहा है। अभी ये एडिटर प्रॉपरली लोड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका JS मैंने अभी इनिशियलाइज़ नहीं किया है, तो उसके लिए मुझे JS को इनिशियलाइज़ करना होगा। तो यहाँ पर हमें आना है app.blade.php में और क्रिएट प्रोडक्ट में आना है यहाँ पर, और यहाँ पर
ये समर नोट वाला जो ये लिंक है इसको कॉपी कर लेना है और ऐप डॉट ब्लेड में जा कर के custom.js के ऊपर यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद ये वाला लाइन कॉपी करना है, पेस्ट करना है और यहाँ से इसको कट करना है, ठीक है, और इस तरह से पेस्ट कर देना है। तो समर नोट वाला जो CSS फाइल है ना वो है एडमिन एसेट्स के अंदर, प्लगइन्स के अंदर समर नोट। मैं दिखा देता हूँ आपको। पब्लिक में जाएंगे, देखिए, फिर एडमिन एसेट्स है, फिर प्लगइन्स फोल्डर है, प्लगइन्स फोल्डर के अंदर समर नोट होगा। ओके, तो ये रहा समर नोट, ठीक है। और समर नोट के अंदर देखो कौन सा फाइल है, समर नोट bs4 min.css। तो समर नोट, एक काम करते हैं, ये वाला फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, समर नोट min.css। bs4 जो ये लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं, ठीक है, समर नोट min.css। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर CSS फाइल हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया है। अब साथ ही साथ हमें अपने ये app.blade.php में JS वाला फाइल भी इंक्लूड करना होगा। तो नीचे जाएंगे यहाँ पर, तो इंक्लूड तो नहीं है शायद, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं लिंक नीचे से, ये रहा, ठीक है, और यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आई थिंक समर नोट bs4 की जगह यहाँ पर इस तरह से दे देते हैं और ये URL कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पर इसको इस तरह से पेस्ट कर देते हैं, एडमिन एसेट्स प्लगइन्स समर नोट min.js। सो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो फिर से आते हैं यहाँ पर, समर नोट min.js होना चाहिए यहाँ पर, तो ये रहा समर नोट min.js। ओके, सो यहाँ पर मैंने समर नोट का JS फाइल और साथ ही साथ उसका CSS फाइल इंक्लूड कर दिया है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर समर नोट को इनिशियलाइज करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे $document.ready फंक्शन और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे $समर नोट। ओके, सो जहाँ पर समर नोट क्लास होगा वहाँ पर समर नोट फंक्शन यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया है। तो मैं रिलोड कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर अप्लाई हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसका थोड़ा सा मैं हाइट यहाँ पर दे देता हूँ, तो यहाँ पर हाइट 250, ठीक है, इसको रिलोड कर देते हैं। अब यहाँ पर इसका हाइट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ओके, और यहाँ पर एक फील्ड मिसिंग है, टाइटल के नीचे एक स्लग फील्ड भी होनी चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, अब इसको बंद कर देते हैं app.blade.php को और इसको ही बंद कर देते हैं और टाइटल के नीचे हम लोग एक फील्ड और बढ़ाएंगे, स्लग। या एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर अगर इसको हाफ में कर दें, नहीं हाफ में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर स्लग, क्योंकि टाइटल्स जो हैं वो थोड़े लंबे भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर स्लग। ओके, और यहाँ पर प्लेस होल्डर क्या होना चाहिए, स्लग। ओके, तो रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक फील्ड और बढ़ गया है, टाइटल फिर स्लग। सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, एक काम करते हैं, सबसे पहले स्लग को हम लोग यहाँ पर रिजॉल्व कर लेते हैं। तो स्लग के लिए हम लोग अपने प्रीवियस मॉड्यूल से कोड कॉपी कर लेते हैं। तो सब कैटेगरी में जाएंगे, क्रिएट ब्लेड में जाएंगे और यहाँ पर लिखा होगा पहले से, तो ये कॉपी करना है हम लोगों को, ठीक है। और यहाँ पर नीचे जाएंगे, यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे, यहाँ पर ये कोड पेस्ट कर देंगे और हमारे केस में हमारे फॉर्म में जो फील्ड का नाम है वो है टाइटल, तो यहाँ पर टाइटल कर देना है, ठीक है, और एलिमेंट डॉट वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर स्लग। ओके, तो चल जाएगा हमारा कोड यहाँ पर और हमारा स्लग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पर हमें इसको रीड ऑन भी कर देना है। ओके, तो इसको टेस्ट कर लेते हैं, एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ पर और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डमी, और मैंने यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर स्लग ऑटोमेटिकली आ गया है। ओके, तो ये पहला काम हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है कि हम लोगों को इस फॉर्म पर वैलिडेशन रूल्स अप्लाई करने होंगे। तो हमारे पास टाइटल फील्ड मैंडेटरी है, स्लग फील्ड मैंडेटरी है, कैटेगरी फील्ड मैंडेटरी है और इसके साथ साथ प्राइस मैंडेटरी है, SKU यहाँ पर मैंडेटरी है और ठीक है ट्रैक क्वांटिटी।
ओके, तो यहाँ पर आते हैं नीचे और यहाँ पर हम लोग अपना एजेक्स वाला कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर अच्छा, पहले तो एक काम ये करना है, हम लोग को इस पूरे फॉर्म को एक फॉर्म टैग के अंदर डालना है। तो कार्ड बॉडी और ये रहा, तो यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक होगा, आई थिंक ये पूरा रो और ना, ये कंटेनर फ्लूइड को ही पूरा यहाँ से यहाँ तक फॉर्म टैग के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म, ठीक है, और एक्शन ब्लैंक हो जाएगा। यहाँ पर मेथड मैं पोस्ट लूँगा, ठीक है, और यहाँ पर मेथड हो जाएगा पोस्ट और इसका एक नाम होगा। तो नाम मैं दे देता हूँ प्रोडक्ट फॉर्म या क्रिएट प्रोडक्ट फॉर्म, जो भी देना चाहें आप दे सकते हो। आईडी क्रिएट प्रोडक्ट फॉर्म, फिर यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ और ये कंटेनर बंद हुआ यहाँ पर। तो इसके जस्ट बाद यहाँ पर ये फॉर्म टैग, और इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा खिसका देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको फिर से ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो प्रोडक्ट फॉर्म यहाँ से कॉपी कर लिया और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर हम लोग अपना एजेक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर $.submit, ठीक है, सबमिट के फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन के अंदर यहाँ पर मुझे लिखना है इवेंट और इवेंट.prevent डिफ़ॉल्ट। तो इवेंट.prevent डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, फॉर्म का एक्चुअल सबमिशन रोक देगा। और इसके बाद हमारा यहाँ पर एजेक्स हम लोग लिखेंगे $.ajax, ठीक है, और फिर एजेक्स के रूल्स यहाँ पर लिख देते हैं, सेटिंग्स यहाँ पर। सबसे पहले URL, ठीक है, ब्लैंक अभी रख देता हूँ मैं। फिर यहाँ पर डेटा यहाँ पर अभी के लिए यहाँ पर ब्लैंक रखते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पर टाइप मैं ले लेता हूँ। तो टाइप हो जाएगा इसका पोस्ट, ठीक है, और इसके बाद डेटा टाइप, तो डेटा टाइप में मैं ले लेता हूँ जेसन, ओके, और जेसन के बाद यहाँ पर सक्सेस में कॉल बैक फंक्शन के अंदर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेस्पॉन्स। आप कुछ और लेना चाहूँ तो ले सकते हो यहाँ पर। फिर इसके बाद एक मैं यहाँ पर एरर ले लेता हूँ, एरर मेथड, और एरर में भी कॉल बैक फंक्शन होगा। और यहाँ पर मैं कुछ कंसोल में प्रिंट करा देता हूँ, console.log, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग। सो एजेक्स अगर कभी कनेक्ट नहीं होती है तो यहाँ पर कंसोल में ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो अब हमें एक URL यहाँ पर देना होगा। तो URL देने के लिए हम लोग को एक राउट क्रिएट करना पड़ेगा। राउट क्रिएट के साथ साथ हमें एक मेथड भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर में यहाँ पर हम लोग को एक मेथड क्रिएट करना है स्टोर नाम का। और स्टोर क्रिएट करने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर हम लोग को करनी होंगी। देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग कैटेगरी देखो तो कैटेगरी अभी स्टैटिक आ रही है, ठीक है। सो ये कैटेगरीज हम लोग डेटाबेस से लेकर के आएंगे। हमारे पास कैटेगरीज नाम की टेबल है, सो वहाँ से सारी कैटेगरीज को यहाँ पर लेकर के आएंगे, और जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसके बिहाफ पर उसकी सब कैटेगरीज यहाँ पर शो हो जाएंगी। साथ ही साथ हमारे ब्रांड्स भी यहाँ पर डायनेमिक लेकर के आने होंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं और सबसे पहले हम लोग अपनी कैटेगरीज को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरीज नाम का वेरिएबल मैंने ले लिया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैटेगरी, ठीक है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ऑर्डर बाई, और यहाँ पर नेम के भी यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर गेट। तो ये सारी कैटेगरीज हमारे पास आ चुकी हैं। अब इसे डेटा के थ्रू हम लोग पास कर देंगे। $कैटेगरीज, और इसी तरह से हम लोग ब्रांड्स को भी कॉपी कर लेंगे, ठीक है, ब्रांड्स को भी हम लोग आगे पास करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा ब्रांड मॉडल ऑर्डर बाय नेम असेंडिंग, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ब्रांड मॉडल यूज़ करा है तो उसको ऊपर यूज़ करा है मैंने, और यहाँ पर भी यूज़ किया, तो आप लोग भी ये 2 लाइनें ऊपर दे देना, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर अपने व्यू में, और व्यू में आने के बाद जहाँ पर कैटेगरी लिखा हुआ है वहाँ पर जाते हैं। सो ये रहा कैटेगरी। अभी इसको डायनेमिक कर लेते हैं। इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट कैटेगरी, ओके। और इसके बाद यहाँ पर B:(F), तो इफ़ ब्लॉक में यहाँ पर यूज़ करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं कैटेगरीज इज़ नॉट
एम्प्टी। अगर कैटेगरी एम्प्टी नहीं है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉर ईच को यूज़ करना है। तो बी फॉर ईच, तो यहाँ पर ये फॉर ईच यहाँ पर ब्लॉक आ गया। अब यहाँ पर कैटेगरीज एज कैटेगरी। ओके, अब इसको यहाँ से फिर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर कैटेगरी नेम, ठीक है, ये जाएगा डॉलर और वैल्यू के अंदर उसका आईडी, डॉलर कैटेगरी आईडी। ओके, और यहाँ पर नीचे आते हैं, ये हटा देते हैं। अच्छा, ये तो सब कैटेगरी के लिए, और ये रहा। यहाँ पर हो जाएगा ब्रांड्स, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ब्रांड। ओके, इसको हटा देते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं सेलेक्ट आ ब्रांड। ओके, अभी रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो, जो भी हमारे पास कैटेगरीज हैं वो सारी यहाँ पर आ गई हैं और ब्रांड भी हमारे पास, जो जो ब्रांड डेटाबेस में वो सारे ब्रांड्स यहाँ पर आ गए हैं। सो अब क्या करना है कि जब हम लोग यहाँ से कोई कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पर उसका सब कैटेगरी आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक एजेक्स लिखनी होगी। ओके, तो इसके लिए एक हम लोग कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। PHP artisan make कंट्रोलर प्रोडक्ट सब कैटेगरी कंट्रोलर, ठीक है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी कंट्रोलर। सो इसको ओपन कर लेते हैं, प्रोडक्ट सब कैटेगरी कंट्रोलर। यहाँ पर एक मेथड दे देते हैं, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। ओके, और यहाँ पर रिक्वेस्ट इंजेक्ट कर देते हैं, रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सब कैटेगरी मॉडल को हम लोग यूज़ करेंगे, सब कैटेगरी, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेयर, और यहाँ पर कैटेगरी आईडी में क्या होगा, रिक्वेस्ट का कैटेगरी आईडी, और फिर इसके बाद यहाँ पर गेट, और इससे पहले यहाँ पर ऑर्डर बाय नेम के भी यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पर सब कैटेगरीज, और सब कैटेगरीज को यहाँ पर कर देंगे जेसन की फॉर्म में रिटर्न। तो यहाँ पर लिखना होगा रिटर्न रेस्पॉन्स, और फिर इसके बाद यहाँ पर जेसन, ठीक है, और जेसन के अंदर यहाँ पर एरे में स्टेटस ट्रू। ओके, और यहाँ पर सब कैटेगरीज नाम की इंडेक्स डिफाइन करेंगे और इसके बाद यहाँ पर इस तरह से दे देंगे। ओके, और एक काम कर लेंगे, यहाँ पर एक यहाँ पर कंडीशन भी देते हैं साथ में, इफ नॉट एम्प्टी रिक्वेस्ट का कैटेगरी, अगर कैटेगरी आईडी एम्प्टी नहीं है तो ये कोड पूरा एग्जीक्यूट होगा। एल्स में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो कैटेगरीज लिखा हुआ है ना, सब कैटेगरीज, यहाँ पर ब्लैंक एरे रिटर्न कर देंगे। तो कभी ऐसा कोई केस आएगा कि कैटेगरी आईडी यहाँ पर ब्लैंक आएगा या फिर नहीं होगा, तो उस केस में सब कैटेगरी क्या रिटर्न करेंगे, ब्लैंक। ओके, सो अब हमें क्या करना है कि इसकी चेंज इवेंट पर हम लोग एक एजेक्स चलाएंगे, वो एजेक्स इस मेथड पर हिट होगी और सब कैटेगरीज को रिटर्न कर देगी। तो यहाँ पर वापस से आते हैं और ये जो एजेक्स वाला कोड लिखा था इसको ज़रा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं डॉलर
और यहाँ पर देख लेते हैं फील्ड का क्या नाम है। तो यहाँ पर मैंने इसका नाम दिया है कैटेगरी। ओके, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पर इसका आईडी दिया मैंने कैटेगरी। तो कैटेगरी की चेंज इवेंट पे हम लोग एक एजेक्स चलाएंगे फंक्शन। ओके, और ये एजेक्स वाला कोड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और अब हम लोग जाते हैं वापस से राउट में, एक राउट क्रिएट कर लेते हैं। तो ये वाला राउट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट सब कैटेगरीज, ठीक है, और ये कॉपी कर लेते हैं प्रोडक्ट सब कैटेगरीज डॉट इंडेक्स, और यहाँ पर प्रोडक्ट सब कैटेगरी कंट्रोलर जो हम लोगों ने बनाया था वो यहाँ पर कॉल कर लेंगे। और उसका इंडेक्स मेथड यूज़ हो रहा है, वो तो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था, ठीक है। तो अब इस राउट को कॉपी कर लेंगे, और ये गेट टाइप का राउट है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे राउट, ठीक है, और वहाँ पर ये राउट का नाम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो कैटेगरी के चेंज इवेंट पे ये वाला राउट हिट होगा। जब ये वाला राउट हिट होगा तो हमें रिस्पांस मिलेगा, जेसन रिस्पांस। अब हमें एक काम करना होगा, यहाँ पर कैटेगरी आईडी को साथ में भेजना होगा। कैसे भेजेंगे? तो यहाँ पर वैर कैटेगरी आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना होगा दिस डॉट वेल। सो दिस डॉट वेल क्या करेगा, जो कैटेगरी हम लोगों ने सेलेक्ट की होगी उसको वो रिटर्न कर देगा। तो ये आ जाएगा कैटेगरी आईडी में, और इसको पास कर देंगे यहाँ पर डेटा में। ओके, अब हमें रिस्पांस मिल जाएगा। रिस्पांस में कंसोल लॉग करा देता हूँ आपको, कंसोल डॉट लॉग, और इस एजेक्स को मैं एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ। तो मैंने रिलोड कर दिया यहाँ पर इसको, और सब कैटेगरी एक बार मैं देख लेता हूँ किसके लिए रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं 28 वाली कैटेगरी के लिए और 30 वाली कैटेगरी के लिए। तो 28 वाली कैटेगरी कौन सी, एक बार देख लेते हैं। 28 आई थिंक बुक्स। ओके, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, और इस तरह से मैं इसको कर लेता हूँ। यहाँ पर नेटवर्क में ओपन कर लेता हूँ। कंसोल में क्या कोई एरर है? ओके, ये एरर आने दो, कोई बात नहीं, इसको बाद में रिजॉल्व करेंगे। और यहाँ पर आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर बुक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ एरर आ गया, द पोस्ट मेथड। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने पोस्ट मेथड लिया, तो इसको यहाँ पर गेट करना होगा। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, फिर से एक बार चला करके देते हैं। तो यहाँ पर बुक्स, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स में कुछ इस तरह का आ रहा है रिस्पॉन्स। ओके, नो प्रॉब्लम, रिस्पॉन्स सही है। तो ये हमारा रिस्पॉन्स हम लोगों को मिल गया है, ठीक है। कंसोल लॉग करके भी मैंने दिखाया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कंसोल में। देखो यहाँ पर स्टेटस ट्रू और सब कैटेगरीज में पूरा एरे हम लोग को मिल रहा है। तो 2 रिकॉर्ड उसको सब कैटेगरी के मिले, तो यहाँ पर उसने 2 रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाया। ओके, सो अब हमें क्या करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें लिखना है डॉलर सब कैटेगरी। आई थिंक मैंने उसका नाम सब कैटेगरी दिया है कि कुछ और दिया है, बट चेक कर लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पर मैंने क्या नाम दिया इस फील्ड का, सब अंडरस्कोर कैटेगरी। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं सब अंडरस्कोर कैटेगरी, और यहाँ पर इसके बाद हम लोग लिखेंगे सब कैटेगरी डॉट फाइंड। फाइंड यहाँ पर क्या फाइंड करना है, ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद हमें लिखना है फाइंड के बाद डॉट, और इसके बाद यहाँ पर लिखना है नॉट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर लिखना है फर्स्ट। तो हमें क्या करना है, सब कैटेगरी का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो रिमूव नहीं करना है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है नॉट फर्स्ट, और इसके बाद फिर लिखना है रिमूव, ठीक है। तो सब कैटेगरी को रीसेट करने के लिए, मतलब सब कैटेगरी के पुराने ऑप्शंस हटाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है डॉट रिमूव। पर यहाँ पर मैंने क्लॉज दे दिया है कि फर्स्ट वाला आइटम को रिमूव ना करो, क्योंकि फर्स्ट आइटम में अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने सेलेक्ट सब कैटेगरी। तो इसीलिए मैंने वहाँ पर यहाँ पर बोला है कि फर्स्ट ऑप्शन को रिमूव मत करो, ठीक है। तो पहले काम कर लेते हैं, ऊपर सही कर लेते हैं उसको। ऊपर यहाँ पर सब कैटेगरी में हम लोग इस तरह से दे देते हैं सेलेक्ट
सब कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पर इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है $.e और इसके अंदर हम लोग को क्या लिखना है, रिस्पॉन्स का क्या, सब कैटेगरीज। तो हम लोग को रिस्पॉन्स में सब कैटेगरीज इस तरह से मिलेगा, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर फंक्शन और यहाँ पर इस तरह से, और इसके बाद देखो यहाँ पर ये की और यहाँ पर ये आइटम। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर लिखना है यहाँ पर लिखना है सब कैटेगरी डॉट अपेंड। ठीक है, और अपेंड के अंदर हम लोग को इस तरह से देना है, बैकटिक्स वाला साइन ले लेते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन। ठीक है, और ऑप्शन के अंदर हम लोग को यहाँ पर डॉलर इस तरह से, और आइटम का नेम। ठीक है, और फिर इसके अंदर यहाँ पर आएंगे सिंगल कोट आइटम डॉट ID। सो आइटम बेसिकली क्या है, आइटम ये जो यहाँ पर इटरेशन दिख रहा है ना, ये यहाँ पर जो ये पूरा एरे दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्ट जो ये दिख रहा है, ये इसकी बात कर रहा हूँ। तो आइटम का ID का मतलब यानी 6 और आइटम का नेम का मतलब ये जो यहाँ पर बिजनेस लेकर के आ रहा है। ओके, तो अब हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट्स जब चलेगा तो सब कैटेगरीज वहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर बुक सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखो यहाँ पर बिजनेस मोटिवेशन आ गया है। अब मैं यहाँ पर कुछ और सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखो ये रिमूव हो गया। फिर से मैं यहाँ पर बुक सेलेक्ट करता हूँ, तो देखो यहाँ पर। सो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैंने ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको रिमूव ना करने के लिए यहाँ पर क्या लिखा है। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो मैंने क्या लिखा है, सब कैटेगरी डॉट फाइंड ऑप्शन डॉट नॉट फर्स्ट डॉट रिमूव। सो यहाँ पर हम लोगों ने सब कैटेगरी ड्रॉप डाउन को रीसेट किया है। कैसे रीसेट किया, उसके सारे ऑप्शंस को रिमूव किया है। पहले तो सर्च किया है, ठीक है, सर्च करने के लिए फाइंड लिखा जाता है। फिर इसके बाद देखो नॉट लिखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पहला ऑप्शन रिमूव हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखो तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट सब कैटेगरी, और उसके बाद जो भी इस बुक्स कैटेगरी के सब कैटेगरीज हैं वो आ रहे हैं। तो अगर अब मैं यहाँ पर दूसरा कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा कि इस ड्रॉप डाउन का फर्स्ट वाला ऑप्शन डिलीट नहीं होगा और उसके अलावा जितने और ऑप्शन हैं वो सारे हट जाएंगे। तो इस तरह से सब कैटेगरी हर बार क्या होगा, रीसेट हो जाएगा जब कभी भी हम एक यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो इस लाइन का आई थिंक आपको अब मतलब समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट अब हमें इस फॉर्म पर फॉर्म वैलिडेशन रूल्स अप्लाई करने होंगे। तो इस फॉर्म को हम लोग वैलिडेट करेंगे। ओके, तो ये रही हमारी एजेक्स। ठीक है, तो जब फॉर्म सबमिट होगा तो यहाँ पर एक एजेक्स हिट होगी। सो एजेक्स हिट होने के लिए हम लोग को एक राउट चाहिए होगा और साथ ही साथ हम लोगों को एक मेथड भी चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक मेथड बना लेते हैं यहाँ पर, और इस मेथड का मैं नाम दे देता हूँ स्टोर। ठीक है, पब्लिक फंक्शन स्टोर। ओके, और यहाँ पर रिक्वेस्ट इंजेक्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, $request। ओके, तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर web.php फाइल में जाना है और स्टोर, आई थिंक ये वाला राउट हम लोगों को करना है कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करना है। जहाँ पर ब्रांड्स लिखा है वहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट्स, यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट कंट्रोलर और यहाँ पर हो जाएगा products.store। सो इस राउट पर हमारा फॉर्म का सबमिशन हिट होगा। तो यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं राउट का नाम यहाँ पर, और यहाँ पर जा कर के इसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे राउट और यहाँ पर डबल कोट्स में products.store, क्योंकि बाहर सिंगल कोट है तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या यूज़ करा है, डबल कोट। ओके, और यहाँ पर फॉर्म एरे को ले लेते हैं $this.serialize array। तो ये हो गया हमारा फॉर्म एरे को ले लेते हैं और इसको हम लोग पास करेंगे
ये हटा देंगे, यहाँ पर इस तरह से दे देंगे। तो अब हमारे फॉर्म्स के जितने भी कंट्रोल्स हैं, जितने भी फील्ड्स हैं, वो डेटा में यहाँ पर सबमिट हो जाएंगी। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको एक बार चला करके देखते हैं। यहाँ पर मैं रिलोड कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर बटन देख लेते हैं, इसको कर देते हैं टाइप सबमिट। ओके, मैं रिलोड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं नेटवर्क ओपन कर लिया मैंने ऑलरेडी। यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ बाकी सब। अभी मैं क्रिएट पे करता हूँ क्लिक। तो जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर, तो यहाँ पेलोड में देखो टाइटल ब्लैंक है, स्लग ब्लैंक है, डिस्क्रिप्शन ब्लैंक। अब हम लोगों को आना है वापस से प्रोडक्ट कंट्रोलर में और यहाँ पर वैलिडेशन रूल्स अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर वैलिडेटर वाला फसाद सबसे पहले इंक्लूड करेंगे। तो ये रहा वैलिडेटर वाला फसाद, यहाँ पर इंक्लूड हो गया है। आप लोग इसी तरह से कर लेना। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे वैलिडेटर मेक, ठीक है, और यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑल, ओके। और इसके बाद यहाँ पर इस तरह से एरे में हम लोग अपने रूल्स यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारे पास टाइटल फील्ड क्या है, मैंडेटरी है, तो यहाँ पर टाइटल रिक्वायर्ड, ओके। फिर इसके बाद हमारा अगला फील्ड है स्लग, ये भी रिक्वायर्ड है। इसके बाद अगला फील्ड हमारा क्या है जो कि रिक्वायर्ड है, वो आई थिंक है प्राइस। टाइटल हो गया और प्राइस कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा प्राइस रिक्वायर्ड है, और साथ में ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यूमेरिक होगी, ठीक है। फिर इसके बाद अगला फील्ड रिक्वायर्ड है SKU, तो यहाँ पर मैं देता हूँ SKU और इसके बाद ये होगा रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट फील्ड है हमारा, उसको ओपन कर लेते हैं। टाइटल हो गया, स्लग हो गया, उसके बाद है प्राइसिंग भी रिक्वायर्ड हो गया, SKU हो गया, ट्रैक क्वांटिटी, तो ट्रैक क्वांटिटी भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। ट्रैक क्वांटिटी रिक्वायर्ड हो गया, और ट्रैक क्वांटिटी में यहाँ पर क्या होगा, दो वैल्यू होंगी। क्या क्या वैल्यू होगी, यस और नो, ठीक है। तो ट्रैक क्वांटिटी में या तो यस आएगा या फिर नो आएगा। फिर इसके बाद ट्रैक क्वांटिटी हो गया। अब यहाँ पर कैटेगरी फील्ड क्या है, रिक्वायर्ड है, तो कॉपी कर लेते हैं। कैटेगरी रिक्वायर्ड, और इसकी वैल्यू भी न्यूमेरिक होगी। नेक्स्ट है फीचर्ड, तो फीचर्ड भी रिक्वायर्ड है, तो उसको भी कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, इस फीचर्ड, आई थिंक मैंने इसका यही नाम रखा है यहाँ पर, इज फीचर्ड, नहीं आई थिंक मैंने कुछ और नाम रखा है यहाँ पर। फीचर्ड फीचर्ड फीचर्ड, प्रोडक्ट स्टेटस हो गया, प्रोडक्ट ब्रांड हो गया, फीचर्ड में मैंने स्टेटस रखा था, इसको चेंज करके क्या कर देंगे, इज फीचर्ड, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस यहाँ पर, तो इस फीचर्ड रिक्वायर्ड, और इसमें भी दो वैल्यूज जाएंगी, यस या नो, क्योंकि ये इनम टाइप की फील्ड है और यहाँ पर सिर्फ दो ही वैल्यू जा सकती हैं, यस और नो, ओके। तो प्रोडक्ट कैटेगरी भी हो गया यहाँ पर, और फीचर्ड भी होगा। ब्रांड ऑप्शनल है, सब कैटेगरी भी ऑप्शनल है, डिस्क्रिप्शन भी ऑप्शनल है, और यहाँ पर कंपेयर प्राइस भी ऑप्शनल है, और बारकोड भी ऑप्शनल है, और ये क्वांटिटी भी ऑप्शनल है, ओके। पर यहाँ पर एक चीज़ आप लोग नोटिस करो, अगर मैं ट्रैक क्वांटिटी पर यहाँ पर अनचेक कर देता हूँ तभी क्वांटिटी ऑप्शनल रहेगा, पर अगर यहाँ पर मैं चेक कर देता हूँ तो इस केस में क्वांटिटी क्या होगा, यहाँ पर मैंडेटरी होगा। सो यहाँ पर हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, ठीक है, इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं। तो रूल्स नाम का मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल में ये एड्रेस सेट कर दी है, ठीक है। अब इस रूल्स को यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे इफ नॉट एम्प्टी डॉलर रिक्वेस्ट का
ट्रैक क्वांटिटी। अगर ट्रैक क्वांटिटी नहीं एम्प्टी है एंड ट्रैक क्वांटिटी इक्वल क्या है, यस है, तो इस केस में हम रूल्स में एक रूल अपेंड कर देंगे, रूल्स एरे में एक रूल अपेंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रूल्स के अंदर यहाँ पर फील्ड का नाम, तो यहाँ पर क्वांटिटी इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में रिक्वायर्ड, ओके, और इसकी वैल्यू जो जाएगी वो जाएगी इन न्यूमेरिक। सो नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर, अब हम लोग इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं, तो $validator इक्वल्स टू वैलिडेटर, ठीक है, $validator, फिर इसके बाद if validator passes का एक else पार्ट हो जाएगा यहाँ पर। else पार्ट में हम लोग एरर्स को रिटर्न कर देंगे एज ए जेसन एरे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, रिटर्न लिखना है, फिर यहाँ पर लिखना है रेस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स के बाद में यहाँ पर लिखना है जेसन, ठीक है, और जेसन एरे में हम लोग लेंगे यहाँ पर स्टेटस, यहाँ पर फॉल्स, ठीक है, और यहाँ पर एरर्स, $validator का एरर्स मेथड, ओके। सो अब इसको यहाँ पर रन करके देख लेते हैं। तो इंस्पेक्ट में क्लिक करता हूँ यहाँ पर। सो यहाँ नेटवर्क को क्लियर कर देते हैं। अभी मैं क्रिएट पे करता हूँ क्लिक। तो जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर, तो रिस्पांस में देखते हैं क्या है। तो रिस्पांस में स्टेटस फॉल्स, ठीक है, और एरर्स में देखिए टाइटल पे एरर आया है, स्लग पे एरर आया है, प्राइस पे एरर आया है, SKU पे एरर आया है, ट्रैक क्वांटिटी सेलेक्टेड ट्रैक क्वांटिटी इज इनवैलिड, ठीक है, और कैटेगरी पे भी एरर आया है और इस फीचर पे भी एरर आया है। और यहाँ पर आई थिंक मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, ओके। तो यहाँ पर आई थिंक क्या होना चाहिए, वैल्यू यहाँ पर देखो, यहाँ पर नो होना चाहिए फीचर के केस में, और यस होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मैं यस या फिर नो ही चेक कर रहा हूँ, तो इसलिए वहाँ पर ऐसा एरर आया। और कैटेगरी हो गया, फीचर भी हो गया। अब बात कर लेते हैं स्टेटस, तो ठीक है। ट्रैक क्वांटिटी में यहाँ पर वैल्यू मैंने सेट ही नहीं की है, तो यहाँ पर वैल्यू में दे देते हैं यस। तो जब चेक्ड होगा तो वैल्यू जाएगी यस। अब अगर चेक्ड नहीं होगा, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जब कभी भी ट्रैक क्वांटिटी को हम लोग अनचेक कर देंगे, तो चेक बॉक्स के केस में क्या होता है कि जब हम लोग अनचेक कर देते हैं तो उस फील्ड का वो वैल्यू ही नहीं बनाता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैं रिलोड कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं नेटवर्क पे आता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी मैं क्रिएट पे देखो क्लिक करूँगा, अभी यहाँ पर देखो ट्रैक क्वांटिटी क्या है, चेक्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अभी मैं पेलोड में जाऊँगा, तो देखो जब मैंने चेक्ड किया है तो ट्रैक क्वांटिटी यस आया। अब अगर मैं ट्रैक क्वांटिटी को अनटिक कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पर फील्ड का क्या नाम है, ट्रैक क्वांटिटी। अब मैं सबमिट करूँगा तो ट्रैक क्वांटिटी फील्ड ही नहीं बनेगा यहाँ पर, देखो, ठीक है, ट्रैक क्वांटिटी फील्ड का वैल्यू ही नहीं बना यहाँ पर, ठीक है, ट्रैक क्वांटिटी फील्ड यहाँ पर आ ही नहीं रही है। तो इस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, सो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा जुगाड़ यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक इनपुट फील्ड ले लेते हैं, ठीक है, और ये हिडन टाइप के फील्ड ले लेंगे, ओके, और जो इस चेकबॉक्स का नाम रखा है उसी नाम से ये हिडन फील्ड यहाँ पर बना लेंगे, और इसकी वैल्यू क्या सेट करेंगे, नो सेट करेंगे। तो जब कभी भी चेकबॉक्स येस होगा तो वैल्यू क्या जाएगी, इस इनपुट से वैल्यू जाएगी और उसकी वैल्यू जाएगी यस। पर जब कभी भी ट्रैक क्वांटिटी चेकबॉक्स अनटिक होगा, अनचेक्ड होगा, तो उसकी वैल्यू बनेगी नहीं। तो जब उसकी वैल्यू बनेगी नहीं तो इस कंट्रोल से उसकी वैल्यू जाएगी और ट्रैक क्वांटिटी पर हमें नो मिलेगा, ओके। एक बार चेक करा देते हैं फिर से आपको। तो यहाँ पर मैं क्रिएट पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर देखो ट्रैक क्वांटिटी यस आया, ठीक है। अब मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, तो अब भी ट्रैक क्वांटिटी आएगा, पर अब वैल्यू क्या आएगा, नो आएगा। कहाँ से आया,
इस वाले इनपुट से आया। ओके, तो ये छोटी सी ट्रिक है जिसको आप लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। सो अब हमारी एरर्स यहाँ पर प्रॉपर आ रही हैं जैसी आनी चाहिए, ठीक है। सो अब इन एरर्स को हम लोग डिस्प्ले करा देते हैं। तो डिस्प्ले कराने के लिए क्या करेंगे, वापस से आएंगे जेक्स में, इफ रेस्पॉन्स का स्टेटस इक्वल ट्रू। तो जब ट्रू होगा तो फॉर्म प्रॉपरली सबमिट हो चुका होगा, और एल्स में दैट मीन्स की फॉर्म प्रॉपरली सबमिट नहीं हुआ है, तो हम लोग एल्स पार्ट में आएंगे और यहाँ पर एरर्स को शो करेंगे। तो यहाँ पर एरर्स नाम का वेरिएबल ले लिया, रेस्पॉन्स का यहाँ पर एरर्स, ठीक है, क्योंकि एरर्स इंडेक्स पे ही हमें एरर्स का एरे मिल रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इफ एरर्स का नेम, मतलब एरर्स की नेम इंडेक्स पे कोई, सॉरी नेम तो है ही नहीं, टाइटल है। तो अगर टाइटल पर कोई एरर आ रहा है तो उसको हमें वहाँ पर डिस्प्ले करना है। तो क्या करना होगा, यहाँ पर डॉलर हैश टाइटल डॉट ऐड क्लास। सो क्लास ऐड करेंगे इज इनवैलिड, ओके। इसके बाद उसका सिबलिंग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिबलिंग में पी टैग, ठीक है, और पी टैग में एक क्लास अपेंड करेंगे, ऐड क्लास। कौन सा क्लास अपेंड करेंगे, इनवैलिड फीडबैक, ठीक है। इसको इस तरह से नाम लिख करके ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद HTML, मतलब सिबलिंग में हम लोग एक एरर को पास कर देंगे। किस एरर को पास करेंगे, तो इस एरर को पास करेंगे। इसका एल्स पार्ट भी लिखेंगे, कॉपी कर लेते हैं ये, ठीक है। इसको पेस्ट कर दिया और इक्वलन सेमी कोलन, यहाँ पर ऐड क्लास है तो ये हो जाएगा रिमूव क्लास। कॉपी कर लेंगे यहाँ पर, इसको भी रिमूव क्लास कर देंगे और यहाँ पर इसको कर देंगे ब्लैंक। तो जब एरर नहीं आएगी तो ब्लैंक कर दिया मैंने। अब हमें जाना है ऊपर, पी टैग इसमें देना है टाइटल के जस्ट बाद में। तो ये इस फील्ड के बाद में पी टैग देंगे। और एक काम हम लोग यहाँ पर और करेंगे, यहाँ पर एक क्लास दे देंगे, ठीक है। मैं एरर नाम की यहाँ पर एक क्लास दे देता हूँ जो कि बाद में काम में आएगी, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड फील्ड है हम क्या कहें, ये पी टैग डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन हो गया, मीडिया नहीं है, प्राइसिंग में भी एरर्स को शो करना है तो यहाँ पर दे देते हैं। और इसके बाद है ट्रैक क्वांटिटी पर एरर शो करनी है, हाँ तो यहाँ पर भी दे देते हैं, ठीक है। और क्वांटिटी के बाद भी एरर शो करनी है तो यहाँ पर भी दे देंगे, ओके। और इसके बाद प्रोडक्ट स्टेटस, इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी भी हमारा रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है। सब कैटेगरी ऑप्शनल है, प्रोडक्ट ब्रांड भी ऑप्शनल है, फीचर्ड में भी दे देते हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पी टैग वहाँ पर दे दिया है। सो अभी पहले चेक कर लेते हैं कि क्या एरर टाइटल के केस में आई कि नहीं आई। हाँ, तो टाइटल आ गया है पर यहाँ पर एरर शो नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है तो देख लेते हैं। सिबलिंग्स होता है, आई थिंक, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या होता है, सिबलिंग्स, ना कि सिबलिंग। अभी मैं फिर से कर देता हूँ क्रिएट पे क्लिक, और द टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड। थोड़ा छोटा दिख रहा है, मैं जूम कर देता हूँ। द टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड, ओके। तो यहाँ पर एरर ये शो हो रही है, पर अब देखो यहाँ पर बहुत सारी फील्डें जब होंगी तब एक एक फील्ड के लिए हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो काफ़ी हमारा कोड में लिखना पड़ेगा। तो इसका भी एक छोटा सा जुगाड़ है मेरे पास। क्या जुगाड़ है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर एरर्स जो है ये हम लोग को एक एरे मिल रही है, ठीक है। तो इससे ही हम लोग कुछ काम करेंगे इस पर यहाँ पर, और कुछ ही लाइन में हम सारी फील्ड्स पर
वैलिडेशन रूल वहाँ पर शो कर देंगे, वैलिडेशन एरर्स को शो कर देंगे। कैसे शो करेंगे? सो यहाँ पर हमें लिखना है $.each और इस मेथड के अंदर हम लोग एरर्स को कर देंगे पास, ठीक है। फिर कॉल बैक फंक्शन, यहाँ पर क्लोजर फंक्शन, और इसके बाद इसके अंदर की और वैल्यू के पेयर में हम लोग को एरर मिल जाएंगी। की पर हमें क्या मिलेगा? की पर हमें मिलेगा ये टाइटल स्लग प्राइस, और वैल्यू पे मिलेगा जो भी एरर आया, द टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड, द स्लग फील्ड इज रिक्वायर्ड। सो ये एरर्स हम लोग को यहाँ पर वैल्यू में मिलेंगी और की पर हमें उसकी इंडेक्सेस मिलेंगी। तो ऊपर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एरर को पहले रीसेट करेंगे, सारी एरर्स को। तो अगर आप लोग को याद हो, मैंने ऊपर एक पी टैग लिया है, उसमें क्लास अप्लाई करी है एरर नाम की। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारे पी टैग वहाँ पर उठाऊंगा, मतलब एरर वाले सारे पी टैग मैंने उठाए जिस पर एरर क्लास है, और उसको मैं रीसेट कर दूंगा, मतलब उससे मैं रिमूव करूँगा क्लास। कौन सा क्लास रिमूव करूँगा? इनवैलिड फीडबैक, ओके। और उसमें जो एरर आया है उसको मैं कर दूंगा ब्लैंक, ठीक है। तो पहले क्या किया, सारे एरर टैग को उठाया और उसमें से इनवैलिड फीडबैक क्लास को रिमूव कर दिया, और उसके अंदर जो HTML था, मतलब जो एरर दिख रहा था, उसको मैंने ब्लैंक कर दिया। सिंपल। अब नीचे आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर डॉलर बैकटिक्स का सिंबल, फिर इसके अंदर हैश, और फिर यहाँ पर डॉलर और ब्रैकेट के अंदर की, ठीक है। सो मान लो अगर टाइटल पे एरर आई तो यहाँ पर क्या बनेगा? हैश टाइटल, तो यानी कि टाइटल फील्ड सेलेक्ट हो गई। अब उस पे हमें क्लास अपेंड करना है। कौन सा क्लास? ऐड क्लास इज इनवैलिड, ठीक है। अब इसके बाद हमें सिबलिंग सेलेक्ट करना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर दिया था सिबलिंग्स, ठीक है। कौन सा सिबलिंग सेलेक्ट करना है? पी टैग वाला, ओके। और उस पर क्लास अपेंड करनी है। कौन सा क्लास अपेंड करना है? इनवैलिड फीडबैक वाला क्लास अपेंड करना है, ठीक है। और एरर को वहाँ पर अपेंड कर देना है। कैसे अपेंड करना है? तो एरर को अपेंड करने के लिए हम लोग को यहाँ पर ये लिखना होगा .html के अंदर वैल्यू, ओके। बहुत ही आसान है। अब इसको ट्राई करते हैं। क्रिएट पे मैंने क्लिक किया तो देखो एरर यहाँ पर, द टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड, द स्लग फील्ड इज रिक्वायर्ड, प्राइस फील्ड इज रिक्वायर्ड, SKU यहाँ पर आई थिंक मैं यहाँ पर भूल गया हूँ पी टैग लगाने के लिए, तो इसलिए नहीं आया। द क्वांटिटी फील्ड इज रिक्वायर्ड, ओके। द कैटेगरी फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो जहाँ जहाँ हम लोगों ने, तो यहाँ पर हमारी एरर्स शो होने लगी, बस एक जगह शो नहीं हो रही है SKU के केस में, तो उसको सही कर देते हैं। यहाँ पर पी टैग मिसिंग है, इसीलिए एरर पी क्लास एरर। तो अभी फिर से कर देते हैं क्रिएट पे क्लिक, तो क्वांटिटी में द SKU फील्ड इज रिक्वायर्ड, तो सभी जगह एरर प्रॉपर आ रही है। सो दोस्तों, अगर मैं एक एक फील्ड को पकड़ करके उस पर एरर्स को अपेंड करता तो इतना कोड लिखना पड़ता, और मेरे पास आई थिंक 5 या 6 फील्ड हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, तो काफ़ी सारा कोड लिखना पड़ जाता, पर उसको मैंने ऑप्टिमाइज़ कर लिया इतने से कोड में, ठीक है। तो इतना सा कोड क्या करेगा, जितने भी फील्डों पर एरर आएगा उसको वो डिस्प्ले कर देगा। सो यहाँ पर एक छोटा सा इशू और रह गया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर देखो मैं कुछ भर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर करता हूँ सबमिट। तो जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक करा तो एरर तो चला गया, पर यहाँ पर इस फील्ड पर ये रेड कलर आ रहा है, रेड कलर का बॉर्डर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस पर से इस इनवैलिड जो क्लास है वो रिमूव नहीं हुई, ठीक है। तो हम लोग कुछ ऐसा ग्लोबली यहाँ पर लिखेंगे जिससे कि जितने भी ड्रॉप डाउन हैं और जितने भी इनपुट टाइप टेक्स्ट हैं उन सब से इस इनवैलिड क्लास रिमूव हो जाए। सो हमें इनपुट को भी रीसेट करना होगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एरर को रीसेट किया है। सो यहाँ पर लिखना है हम लोगों को डॉलर और
दो सेलेक्टर हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एक तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो यहाँ पर लिखना है इनपुट, ब्रैकेट लगाएंगे, टाइप टेक्स्ट। तो ये हमारा टेक्स्ट फील्ड, पूरे फॉर्म में जितने भी टेक्स्ट फील्ड हैं वो सेलेक्ट हो गए यहाँ पर। फिर कॉमा लगाएंगे। सो अब जहाँ जहाँ सेलेक्ट ड्रॉप डाउन है वो भी हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिमूव क्लास इज इनवैलिड। सो अब जहाँ जहाँ इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा या फिर सेलेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। मतलब उसमें से इज इनवैलिड क्लास, सॉरी यहाँ पर इज इनवैलिड क्लास जो है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं कर देता हूँ यहाँ पर क्लिक। ठीक है, तो को द टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड, अभी मैंने यहाँ भर दिया। अभी मैं फिर से करता हूँ सबमिट पे क्लिक। तो जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक करा तो देखो यहाँ पर एरर चला गया। ओके, सो ये चीज़ भी फिक्स हो गई हमारी। सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि हम लोग को फॉर्म के वैल्यूज़ को डेटाबेस में स्टोर करना है, प्रोडक्ट को डेटाबेस में स्टोर करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, वैलिडेशन प्रोसेस के अंदर आएंगे, इफ कंडीशन के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट मॉडल और इसके पहले यहाँ पर हमें लिखना है न्यू। ठीक है, और प्रोडक्ट का टाइटल इक्वल्स टू डॉलर रिक्वेस्ट का टाइटल। अच्छा, एक चीज़ रह गई थी वैलिडेशन रूल्स में, वो भी लगा देना चाहिए मुझे। स्लग जो रहेगा वो हमेशा यूनिक रहेगा, तो यहाँ पर यूनिक, और टेबल होगी प्रोडक्ट्स। ओके, ठीक है, तो प्रोडक्ट का टाइटल हो गया। फिर हो जाएगा यहाँ पर, तो पहले तो प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पर टाइटल हो गया, टाइटल के बाद यहाँ पर स्लग, स्लग के बाद यहाँ पर है प्राइस, प्राइस के बाद कंपेयर प्राइस, कंपेयर प्राइस, कंपेयर प्राइस के बाद क्या है, टाइटल हो गया, स्लग हो गया, डिस्क्रिप्शन भी था, डिस्क्रिप्शन मिस हो गया, तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कंपेयर प्राइस, प्राइस, कंपेयर प्राइस हो गया, SKU, और यहाँ पर SKU, फिर है बारकोड, बारकोड। ओके, बारकोड के बाद है ट्रैक क्वांटिटी। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर इसको अनटिक कर देता हूँ और चेक करता हूँ कि हाँ, तो अच्छा यहाँ पर ये देखो ये रह गया, क्योंकि ये इनपुट टाइप क्या है, ये है इनपुट टाइप नंबर। तो एक काम करना होगा, यहाँ पर आना होगा वापस से, और जहाँ पर ये लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लेना है और इनपुट टाइप यहाँ पर नंबर लिख देना है। ठीक है, ओके, तो नंबर से वो फिक्स हो जाएगा। तो हो गया बारकोड, फिर ट्रैक क्वांटिटी, तो यहाँ पर ट्रैक क्वांटिटी, फिर ट्रैक क्वांटिटी के बाद में यहाँ पर क्वांटिटी, तो ये हो रहा हमारा क्वांटिटी। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, प्रोडक्ट का स्टेटस है, तो कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं स्टेटस। फिर इसके बाद में स्टेटस के बाद है कैटेगरी, तो डेटाबेस में है कैटेगरी ID। ठीक है, और फॉर्म में है फील्ड का नाम कैटेगरी। ठीक है, डेटाबेस में फील्ड का नाम है कैटेगरी ID और फॉर्म में है उसका नाम कैटेगरी। फिर इसके बाद सब कैटेगरी ID, सब कैटेगरी ID, डेटाबेस में सब कैटेगरी ID और यहाँ पर है फॉर्म में फील्ड का नाम सब कैटेगरी। इसके बाद ब्रांड, ठीक है, ब्रांड हो गया। अब इसके बाद क्या है, ब्रांड हो गया, ब्रांड के बाद है फीचर्ड, तो डेटाबेस में आई थिंक है इज फीचर्ड, और यहाँ पर भी है फीचर, डेटाबेस में है इज फीचर्ड और यहाँ पर फील्ड का नाम भी मैंने क्या रखा है, इज फीचर्ड। प्रोडक्ट सेव, तो हमारा प्रोडक्ट हो गया यहाँ पर सेव। ओके, तो अभी रिलोड कर लेते हैं, अब इसको फिर से भरेंगे और सबमिट करेंगे।
यहाँ पर नेटवर्क मैंने ओपन कर लिया। टाइटल में दे देता हूँ डमी प्रोडक्ट। फिर इसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ डमी टेक्स्ट मीडिया। अभी हम लोग इसको छोड़ देंगे। प्राइस यहाँ पर मैंने 100 लिया, कंपेयर प्राइस मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 200। फिर इसके बाद इन्वेंट्री SKU हमारा हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ DD। फिर इसके बाद बार कोड में मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। क्वांटिटी में मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 10। प्रोडक्ट स्टेटस एक्टिव। कैटेगरी में मैं ले लेता हूँ बुक्स और सब कैटेगरी में बिजनेस। प्रोडक्ट ब्रांड में ले लेता हूँ एप्पल और यस। क्रिएट पे मैंने क्लिक किया। कॉलम नॉट फाउंड ब्रांड, ओके यहाँ पर ब्रांड है, ये होना चाहिए था ब्रांड ID। ओके सो यहाँ पर फिर से क्लिक करते हैं। अभी भी एरर आया, इनवैलिड डेट टाइम, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू, बिजनेस इज फॉर कॉलम। ओके समझ गया मैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। आई थिंक जो यहाँ पर ड्रॉप डाउन है सेलेक्ट के लिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम है बिजनेस वाला। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में, अच्छा ठीक है, हाँ ड्रॉप डाउन में एरर रह गया है यहाँ पर एजेक्स में। यहाँ पर मुझे वैल्यू लिखना था, जो मैं भूल गया, सॉरी। अभी फिर से इसको रिलोड करना पड़ेगा, फिर से भरना पड़ेगा फॉर्म। सो यहाँ पर डमी प्रोडक्ट, डमी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ओके। फिर प्राइस है यहाँ पर 10 लिख दिया, कंपेयर प्राइस यहाँ पर 12 लिख दिया। फिर यहाँ पर बार कोड है, फिर यहाँ पर मैं SKU मैंने लिख दिया, बार कोड में लिख देता हूँ, ठीक है। क्वांटिटी मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया। प्रोडक्ट स्टेटस एक्टिव और यहाँ पर बुक्स, यहाँ पर बिजनेस, ब्रांड में ब्रांड सेलेक्ट कर लिया एप्पल। और इसके बाद मैं नेटवर्क यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ क्लियर। क्रिएट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आई थिंक कोई रिस्पांस नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने यहाँ पर रिस्पांस रिटर्न ही नहीं किया था। पर एक बार डेटाबेस चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर लारावेल ऑनलाइन शॉप, और यहाँ पर आते हैं प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पर मैं एडिट पे क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल-। तो यहाँ पर टाइटल डमी प्रोडक्ट, स्लग डमी प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन आ गया जैसा आना चाहिए था। यहाँ पर प्राइस 10, कंपेयर प्राइस 12, यहाँ पर बुक्स, यहाँ पर कैटेगरी देखो बिजनेस, ब्रांड ID नहीं आया। तो ब्रांड ID में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम रहा होगा। और यहाँ पर इस फीचर में नो सेलेक्ट किया था मैंने, SKU मैंने ये दिया था तो ये आ रहा है, बार कोड भी आ रहा है, ट्रैक क्वांटिटी में यस आ रहा है, और मैंने यहाँ पर 10 दिया था, स्टेटस 6 आ रहा है, स्टेटस 6 आ रहा है। तो स्टेटस में भी प्रॉब्लम है। स्टेटस 6 क्यों आ गया? क्योंकि स्टेटस रिक्वेस्ट का स्टेटस, ओके, यानी कि फॉर्म में कहीं पर गड़बड़ है। ओके, ब्रांड में यहाँ पर होना चाहिए था ब्रांड प्रोडक्ट ब्रांड, तो यहाँ पर ये फील्ड का नाम गलत है, तो यहाँ पर होना चाहिए था ब्रांड, ठीक है। और स्टेटस में देख लेते हैं स्टेटस सही है कि नहीं। तो स्टेटस तो सही है। तो एक बार और फॉर्म सबमिट करके देखते हैं, और एक साथ में काम और कर लेते हैं। यहाँ पर एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर देते हैं। क्या रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे? स्टेटस ट्रू और मैसेज प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। और एक सेशन का मैसेज भी यहाँ पर दे देते हैं, रिक्वेस्ट सेशन स्लैश सक्सेस, और उसके बाद यहाँ पर यही मैसेज यहाँ पर दे देते हैं, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। ओके, तो अब फिर से ट्राई करेंगे एक बार और देखते हैं हमारा ये प्रॉपर चलता है कि नहीं। और एक काम और करना है, यहाँ पर बटन ब्रैकेट में टाइप सबमिट,
ओके, और इसको ले लेना है डबल कोट्स में, बटन टाइप सबमिट। सो जहाँ पर सबमिट बटन होगा उसको हम लोग डिसेबल करेंगे। डॉट प्रॉपर्टी प्रॉप डिसेबल्ड टू, ठीक है। सो जब कभी भी फॉर्म सबमिट होगा तो हम उसका बटन जो है डिसेबल करेंगे। कौन सा बटन? सबमिट बटन। और जैसे ही रेस्पॉन्स आ जाएगा, मतलब एजेक्स का रेस्पॉन्स आ जाएगा, तो फिर से उसको डिसेबल से क्या कर देंगे? इनेबल कर देंगे। तो यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे। ओके, तो अब इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, रिलोड कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो बटन डिसेबल इनेबल हो रहा है। सो अभी इस फॉर्म को फिर से सबमिट करते हैं और चेक करते हैं कि इसकी वैल्यूज़ डेटाबेस में प्रॉपर जा रही हैं कि नहीं जा रही। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डमी प्रोडक्ट XYZ, ठीक है, और यहाँ पर डमी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस में मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 40, कंपेयर प्राइस में 50, और SKU में मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो SKU हो गया। बार कोड में मैं ले लेता हूँ इस तरह से, क्वांटिटी में ले लेता हूँ 10 या 12 ले लेता हूँ यहाँ पर। स्टेटस एक्टिव और कैटेगरी में मैंने ले लिया यहाँ पर बुक्स। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर मोटिवेशन। ब्रांड में मैं ले लेता हूँ डेल, और फीचर्ड में नो। क्रिएट पे मैंने क्लिक कर दिया। प्रोडक्ट्स पे यहाँ पर देखो तो प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट्स पे क्लिक, और ये दूसरा रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो चुका। अभी मैं एडिट पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखो तो क्या आ रहा है, 2 डमी प्रोडक्ट XYZ, ये हो गया स्लग। फिर इसके बाद हो गया डिस्क्रिप्शन, फिर हो गया यहाँ पर प्राइस, फिर ये कंपेयर प्राइस, यहाँ पर बुक्स, मोटिवेशन, डेल, और यहाँ पर इसके बाद इस फीचर में नो आ रहा है। फिर ये यहाँ पर आ गया आपका SKU, फिर ये आ गया यहाँ पर बारकोड के बाद यहाँ पर है ट्राई क्वांटिटी में यस, क्वांटिटी में 12 आ रहा है, स्टेटस में 1 आ रहा है जो कि पहले गलत आ रहा था, तो अब स्टेटस भी यहाँ पर सही है। ओके, सो हमारे डेटाबेस में अब वैल्यूज़ प्रॉपर जा रही हैं। अब एक छोटा सा और इशू यहाँ पर है, उसको भी सही कर देते हैं। सो यहाँ पर जो ये SKU लिखा है ये भी यूनिक रहता है, ठीक है। किसी एक प्रोडक्ट का जैसे स्लग यूनिक होता है, उसी तरह से किसी एक प्रोडक्ट का SKU भी यूनिक रहेगा। तो ये यूनिक वाला रूल जो है यहाँ पर भी हम लोग को अप्लाई करना होगा। तो आप लोग भी SKU पर यूनिक प्रोडक्ट्स जो ये रूल है ये अप्लाई कर देना, ठीक है। तो अब SKU भी हमारा क्या रहेगा? यूनिक रहेगा। ओके, सो यहाँ पर आ जाते हैं। सो दोस्तों, हम लोग का क्रिएट मॉड्यूल लगभग कंप्लीट है, पर इसमें बस एक मीडिया वाला मॉड्यूल रह गया है, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर इसको कवर करेंगे तो और काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट मॉड्यूल में कवर करेंगे। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। और आपका कोई क्वेश्चन है या कोई आपको इशू आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। सो अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।